हेलो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से लाइव आइए, स्टार्ट करते हैं क्लास। यस, टाकू, मंगल, नीरज, अनुष्का, पूजा, अनु, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, एक बार सभी लोग लाइव आ जाएंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का पूरा 1 शॉट प्लस PYQs करने वाले। ठीक है, पेपर का टेंशन नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं आता हूँ। अच्छा, ओके जी, ओके, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हेलो गाइस, हेलो कार्तिक। चलो जल्दी से सभी लोग आ जाओ, एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे, मैक्सिमम शेयर करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहेंगे ताकि हम भी थोड़ा सा आपके कमेंट्स को पढ़कर बाकी लोगों को बताएं कितने प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, अनु, ललिता, नव्या, ऋतिक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। और आज की क्लास में उसके उपयोग भी पढ़ना है, यानी कहने का मतलब जैव प्रौद्योगिकी के दोनों चैप्टर्स आज पढ़ डालेंगे। ओके, चलो बिना बातें किए, बिना समय बर्बाद किए एक एक करके शुरू करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है पुनर्योगज DNA तकनीकी के बारे में, rDNA टेक्नोलॉजी। और आपको ये बताऊं मैं अगर कि बिहार बोर्ड के पेपर में 6 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो rDNA टेक्नोलॉजी, जिसे आप हिंदी में कहते हो पुनर्योगज DNA तकनीकी। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो सिंपल सा इसमें ये टर्म है कि जब हम किसी एक जीव को लेंगे, मान लो हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, इस जीव के अगर DNA की बात करें और इसके DNA में अगर हम किसी B जीव का DNA जोड़ दें, ध्यान से सुनना, ए जीव के DNA में अगर हमने किसी B जीव का DNA जोड़ दिया और इन दोनों DNA के जुड़ने से ए जीव का DNA कैसा बन गया? rDNA। ओके है जी, बात समझ में आ रही है? यानी एक जीव के DNA को अन्य जीव के DNA के साथ जोड़ दो, जिस भी जीव का DNA हम चाहते हैं, जिस भी इच्छा का जीव हम चाहते हैं, तो ऐसी तकनीकी को हम rDNA टेक्नोलॉजी नाम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी आज ही बिहार बोर्ड का पेपर हुआ है। ठीक है, और उसका सलूशन बिहार बोर्ड वाले चैनल पे मैंने कराया है। उस पेपर में ये प्रश्न 6 नंबर का था। ठीक है, अब देखो, rDNA टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के लिए क्या किया गया है भाई? कुछ प्रकार के अणु तैयार किए गए हैं। ठीक है, और ये जो अणु तैयार किया गया है, ये सबसे पहले 2 वैज्ञानिक ने तैयार किया था। उन वैज्ञानिक का नाम है स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर। यानी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की खोज कह लो सबसे पहले इन्होंने ही करी थी। इन्होंने इन द ईयर ऑफ 1972 सबसे पहला rDNA बनाया था, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया था। और इस DNA को बनाने के लिए इन्होंने यूज किया था एक बैक्टीरिया। हजारों बार ये सवाल पूछा गया और बच्चे कहते हैं इस्चेरिचिया कोलाई, तो अब समझ लो इस्चेरिचिया कोलाई सही जवाब नहीं है। ठीक है, यस अनुष्का। चलो अब देखो, कह रहा है कौन सी बैक्टीरिया से rDNA टेक्नोलॉजी बनाया गया होगा? तो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया से ही सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया गया था। ये याद रखना, बहुत मैक्सिमम बार बच्चे ये प्रश्न छोड़कर चले आते हैं।
ठीक है, उनको क्या लगता है इस्चरिचिया कोलाई। बड़ी हंसी आ रही है कार्तिक, हाँ बहुत हंसी आ रही है। अब देखो ये है हमारे पॉल बर्ग एंड इधर है स्टैनले कोहेन। इन दोनों ने कहा कि चलो बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी इस तरीके का डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले लिया बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, इस बैक्टीरिया का क्या निकाल लिया भैया जी, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। अब पूरा का पूरा डीएनए तो बदलना नहीं है, कुछ भाग बदलना है, तो डीएनए को क्या कर दिया इन्होंने, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। जब ये डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे तो यहां पर इन्होंने एक वाहक यूज किया। वाहक क्या होता है, प्लाज्मिड, यानी इसी से हम किसी चीज को जोड़ सकते हैं। इस वाहक को भी काट दिया गया भैया, क्योंकि इस कटे हुए डीएनए को इसमें जोड़ने के लिए इसको भी तो काटना पड़ेगा। ठीक है, इस वाहक को और कटे हुए डीएनए को हमने जोड़ दिया। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे इसको हम कहेंगे ये है हमारा आरडीएनए, और इस आरडीएनए को फिर हम जिस जीवाणु में घुसा देंगे, ये हमारा जीवाणु जो है बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर तैयार कर देगा। इस पूरे टेक्नोलॉजी को आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओके। जिंदगी में है मैम थोड़ा हंस खेल खा पता क्या हो जाए, इसलिए जिंदगी मौज करो, बस वही है। एग्जाम टाइम में यही मौज करना तुम। ठीक है, अब देखो मैंने कहा पूरा का पूरा डीएनए तो यूज होगा नहीं, डीएनए को काटना पड़ेगा। अब डीएनए को कैसे काटेंगे, कैंची से, बिल्कुल, लेकिन कौन सी कैंची से, मॉलिक्यूलर सीजर से। तो आइए देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक प्रकार के एंजाइम है जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी आणविक कैंची कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को एक निश्चित जगह से काटते हैं। अब एकदम ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी डीएनए को काटना शुरू कर दो, नहीं, डीएनए को एक निश्चित जगह से काटने का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बना था HIND2, HIND2। ये सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। ठीक है, 1970 में इसको पृथक करा गया था और इसका कार्य है भैया डीएनए को काटने का। ठीक है, ये याद रखना। अगर हम न्यूक्लियस एंजाइम की बात करें, न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लिक एसिड को काटने वाले एंजाइम की बात करें, तोड़ने वाले एंजाइम की बात करें, तो दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस हमने आपको अभी बताया किसका काम है कि डीएनए को निश्चित जगह से काटेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई एंडोन्यूक्लियस की। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस जो है ये डीएनए को किनारे से काटता है, सिरे से यानी किनारे से, यानी साइड से काटता है। ये याद रखना, ये सवाल बहुत बार आया है। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को कहां से काटता है, किनारे से। एंडोन्यूक्लियस एक निश्चित जगह से। ठीक है, अब ये है हमारा पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसको समझो। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा ये है हमारा बाहरी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, और यहां पर हम एक वाहक लेकर के चल रहे हैं प्लाज्मिड, क्योंकि इसी में हमें हमारे डीएनए को जोड़ना होगा। बाहरी डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन हमें पूरा डीएनए नहीं चाहिए, डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा चाहिए। तो हमने डीएनए को काट लिया। किससे काटेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। और सेम हमने प्लाज्मिड को भी काट लिया। ठीक है, तो हमने डीएनए को भी तोड़ लिया, प्लाज्मिड को भी तोड़ लिया। अब इस डीएनए को हम इस प्लाज्मिड से आकर के क्या करेंगे, जोड़ेंगे।
जब हम इस डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ेंगे तो कौन सा एंजाइम काम करता है? लाइगेज एंजाइम। ठीक है, लाइगेज एंजाइम डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ देता है। जैसे ही प्लाज्मिड से हमने डीएनए जोड़ा, ये हमारा पुनर्योगस डीएनए अणु बन गया, यानी बन गया आरडीएनए। ठीक, अब इस पुनर्योगस डीएनए को हम किसी जीव के अंदर या जीवाणु के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और ये जीवाणु विभाजन कर करके उसी प्रकार के डीएनए बनाना शुरू कर देता है। दिस इज पुनर्योगस डीएनए तकनीक। ठीक है, ओके, ठीक है। अरे पूरा ही तो बता रही हूं बहन, पढ़ो पढ़ो, पूरा बता रही हूँ, एक एक लाइन बता रही हूँ। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, अब एक तकनीकी है जिसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इतनी गर्मी लग रही है आज। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए डीएनए को उनके आकार के आधार पर, चार्ज के आधार पर अलग किया जाता है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब ध्यान से सुनो। हमने कहा भैया हमने डीएनए को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काट दिया। ठीक है, छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया, लेकिन हमें अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे छोटा डीएनए का खंड कौन सा है। कैसे हम सबसे छोटे डीएनए के खंड को जान पाएंगे? क्योंकि डीएनए बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है, उसको काट देंगे तो वो और छोटा हो जाएगा और उनको अलग से निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हमें दिख ही नहीं रहा, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस डीएनए के छोटे खंड को हम कैसे पकड़ेंगे। और इस छोटे खंड को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीकी है, ये डीएनए के टुकड़े को एगरोस जेल में अलग अलग करता है। ठीक है, यानी डीएनए को एगरोस जेल में अलग करता है। कैसे भी डायग्राम दिखाऊंगी। ठीक है, अब देखो, हमें पता है जो डीएनए है उस पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। ठीक है, डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन आपको यह भी पता है कि चार्जेस कैसे अट्रैक्ट होते हैं। निगेटिव पॉजिटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, तो डीएनए नेगेटिव है और ये अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज यानी एनोड की तरफ। यानी डीएनए किस तरफ भागेगा? एनोड की तरफ भागेगा। अब देखो, ये एगरोस जेल हमने समुद्री घास से प्राप्त किया है। ठीक है, ये बहुत बार सवाल आया है। एगरोस जेल का कैसा नेचर होता है? छलनी जैसा। जैसे छलनी से हम चीजें एक से क्या करते हैं, छोटे छोटे अलग कर सकते हैं, वैसे ही एगरोस जेल का ये नेचर, ये डीएनए को अलग कर सकता है। अब देखो, डीएनए के टुकड़े जितने छोटे होते हैं एगरोस जेल में उतनी दूर तक जाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज है, ये तो पता चल गया कि डीएनए छोटा होगा तो एगरोस जेल में एनोड की तरफ बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन हम उस डीएनए को देखेंगे कैसे? डीएनए को देखने के लिए डीएनए को रंगना पड़ेगा और डीएनए को रंगने के लिए हम उसको इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कर देते हैं। ठीक, लेकिन रंगने से ही काम नहीं ना चलेगा। क्या होगा? रंगने से ही काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? लाइट जला के उसको देखना पड़ेगा। तो रंग तो दिया, लेकिन जैसे ही हम उस पे पराबैंगनी विकिरण डालेंगे, डीएनए हमारा चमकता हुआ नारंगी रंग का हमें दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब भाई हम आसानी से डीएनए को काटकर अलग कर लेते हैं। जो भी डीएनए हमें यूज करना है हम यूज कर लेंगे। ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ओके, होगा भाई डाकू मंगल सिंह, होगा, रुक जाओ थोड़ा। अब देखो, ध्यान से दिख रहा है, जितना बड़ा डीएनए ऑरेंज कलर का इथिडियम ब्रोमाइड से कलर कर दिया है, यूवी लाइट डालकर देख रहे हैं, और सबसे छोटा डीएनए सबसे आगे की तरफ भाग रहा है, सबसे बड़ा डीएनए पीछे की तरफ भाग रहा है। इसी तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। ठीक है, अब देखो, अब अक्सर पूछ लेता है कि क्लोनिंग संवाहक क्या होते हैं। क्लोनिंग संवाहक कुछ और नहीं बल्कि वेक्टर को कहते हैं। यानी हमारे कटे हुए डीएनए को जोड़ने के लिए
ठीक है, कटे हुए डीएनए को जोड़ने के लिए जिस वाहक की जरूरत होती है उसे क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। ठीक है, यानी कि मैम वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ओके मैं एक बार बोल देती हूँ। ठीक है, मैंने हेल्प बुला ली है, बाकी पढ़ो। ठीक है, कह रहे क्लोनिंग संवाहक, क्लोनिंग संवाहक जो होते हैं ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसका इस्तेमाल विदेशी डीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। यानी किसी और की कोशिका के अंदर आप डीएनए प्रवेश नहीं करा सकते। सर ये ना वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब ऐसे पिलर जैसा आ रहा है रंग बिरंगा। ठीक है, ओके अब देखो, हमने कहा क्लोनिंग संवाहक डीएनए का ऐसा छोटा टुकड़ा है जिसका इस्तेमाल विदेशी डीएनए होस्ट सेल में प्रवेश कराने के लिए होता है। यानी जो होस्ट सेल है उसके अंदर डीएनए को घुसाने का काम यही करेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी टाइम पे डिस्टर्बेंस आ रही है। नहीं, जैसे पिलर जैसा रंग बिरंगा कलर आ जा रहा है इस पे। ठीक है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, ओके तो अगली बात ये कह रहा है कि भाई इसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये होस्ट सेल में डीएनए की प्रतिकृति बनाने में मदद करता है और इसे हम वेक्टर भी कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज और कॉस्मिड। अब ये अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, तुम लोग पढ़ना ओढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो? भाई आपस में ही लगे हुए हो, पढ़ाओ या रहने दो? क्या हो रहा है? ये मन ही नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रहा है या इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में? बोलो, कुछ परेशानी, कुछ दर्द हो रहा है? हाथ पैर में दर्द है, सर में दर्द है, दिमाग में दर्द है? हाँ, देख रही हूं ना बच्चे क्लास शेयर कर रहे हैं, ना बच्चे क्लास लाइक कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे चैट पे चैट कर रहे हैं। बताओ ये कहाँ से फेयर लग रहा है? नहीं लग रहा ना? मतलब मैम अगर चैट सेक्शन ना देखें तो बच्चे इसको एकदम फेसबुक चैटिंग का ग्रुप बना देंगे, है ना? वेरी गुड माधुरी, ये नोट्स बहुत काम आने वाला है। और ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने अभी बोला कि बिहार बोर्ड अभी जस्ट सॉल्व करा के आ रही हूँ, 3-4 घंटे पहले लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, वेरी गुड अनुष्का, थैंक यू सो मच। चलो, हेलो सिद्धराज, आपका बायोलॉजी का पेपर था, आपने बताया नहीं आपका पेपर कैसा गया? हाँ, कोई बात नहीं आयुषी, चलो बस अब नो बातें। आज मैं फुल मूड में हूं आपका ये चैप्टर खत्म करने के लिए, तो प्लीज बातें मत करिए, ध्यान देंगे सब समझ में आएगा, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, तो मुझे एक बार बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स और अदर बोर्ड्स में भी अगर आपके पेपर्स हो तो प्लीज मुझे बताइए कि आज आपका पेपर कैसा गया है। ठीक है, मैं ये भी सुनना चाहूंगी। ओके जी, चलो तो 3 तरीके के वाहक होते हैं, वेक्टर होते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा कम्युनिटी में। ठीक है, अच्छा गया बट मेरे को नहीं लग रहा था। अरे अच्छा गया मतलब अच्छा ही गया, मेरी सिस्टर पेपर दिए। ओके 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 ओके, अच्छा ही गया, मुझे पता है। बढ़िया गया ना अंजलि गिरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ओके, तो 3 प्रकार के हमने वाहक पढ़े हैं। सबसे पहले प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड। अब ये पूछ लेता है एक एक नंबर के क्वेश्चन में कि ये होते क्या है। ठीक है, प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया से पाए जाते हैं। अब एक एक चीज में लिख रही हूं, ध्यान देना। प्लाज्मिड जो होता है ये बैक्टीरिया के एक्स्ट्रा गुणसूत्रीय डीएनए है। ठीक है, प्लाज्मिड जो होते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक, एकदम डीएनए जैसे लेकिन एक्स्ट्रा। ठीक है,
किस में पाए जाते हैं? जीवाणु में। अब आ जाओ बैक्टीरियोफेज के पास। बैक्टीरियोफेज जो होता है ये किसके अंदर पाया जाता है? विषाणु के अंदर। और कैसे विषाणु के अंदर पाया जाता है? ऐसा विषाणु जो जीवाणु को बीमार करते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज। अब एक और भयंकर चीज कर दो। अगर हमने प्लाज्मिड को बैक्टीरियोफेज से जोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्मिड। समझ में आई तीनों वेक्टर? यस और नो एवरीवन? यस दे। अरे बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई फटाफट से। माधुरी जल्दी ले लो और थोड़ा क्लास को शेयर करते रहेंगे। मुझे अप्रिसिएशन थोड़ा मिलता है आप लोगों के शेयर करने से, मुझे अच्छा लगता है। मेरा दिमाग मुझे अप्रिशिएट करता है कि वाह अंजलि तुमने कितना अच्छा पढ़ाया है आज। ओके चलो, अब देखो, बहुत बार इससे सवाल आया है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स में जब जीन को क्लोन करना होता है, ठीक है, जब जीन की संख्या क्लोन करनी होती है तो हम यहां पर वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ पादप की बात हो कि पादप में किस प्रकार के वेक्टर का यूज किया जाता है तो उसे हम कहते हैं भैया जीवाणु। ठीक है, जीवाणु। तो पौधों और जंतुओं में जीन क्लोनिंग के लिए वेक्टर का यूज किया जाता है। इस प्रक्रिया में जीवाणु और विषाणु दोनों का यूज करते हैं। लेकिन अगर पादप की बात करेंगे तो पादप में जीवाणु, मनुष्यों में विषाणु। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सिद्धांत है वेक्टर फैलाने का, ये वैज्ञानिकों के दिमाग में कहां से आया होगा? ये इससे आया क्योंकि बहुत वर्षों से वैज्ञानिक देख रहे हैं कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आसानी से जीवाणु और विषाणु घुस सकते हैं। इस वजह से इसका उपयोग किया गया क्लोनिंग संवाहक में। लेकिन ये जो क्लोनिंग संवाहक है, चलो एक पॉइंट यहां पर और ऐड कर लो। प्लांट्स में हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, लेकिन एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में हम यूज करते हैं रेट्रोवायरस। किसके लिए? क्लोनिंग के लिए। याद रखना ये दो चीज, ठीक है, दो नाम। अब अगर चाहिए ऐसा कि डायरेक्ट जीन को कोशिका के अंदर घुसा दो तो ये कैसे होगा? ये कुछ मेथड से होगा। कह रहे परपोषी कोशिकाओं में अगर बाहर के डीएनए को प्रवेश कराना है तो बहुत सारी विधियां होती हैं, सूक्ष्म अंतःक्षेपण और बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। अब ये बिल्कुल ध्यान से सुनना। कह रहा है अगर हमें आरडीएनए लेना है और सीधे इसको एनिमल सेल में डालना है, ठीक है, तो हम एनिमल सेल के केंद्रक में इसको घुसा सकते हैं। लेकिन किसकी सहायता से? इंजेक्शन की सहायता से। इस प्रक्रिया को माइक्रो इंजेक्शन तकनीकी कहा जाएगा। सोचो, एक ऐसी सुई जो इतनी छोटी निडल वाली हो कि आरडीएनए को उठा ले और कोशिका के केंद्रक के अंदर घुसाकर उस इंजेक्शन को छोड़ दो, आरडीएनए उसमें घुस जाए। इस प्रक्रिया को माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं और ये जंतु कोशिकाओं के लिए है। ठीक है, अब देखो बायोलिस्टिक जीन गन क्या है। यानी वैज्ञानिकों ने कहा कि इंजेक्शन से तो लगा लिया, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि निशाना बनाकर बंदूक से कुछ लगाना पड़े तो कैसे करेंगे?
तो वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर हम पादपों के कोशिका के अंदर आरडीएनए घुसाना चाहें तो सबसे पहले बंदूक की जो गोली होती है वो गोली बनाएंगे छोटी छोटी, किस पदार्थ की? सोना या टंगस्टन की, ठीक। और उसके अंदर आरडीएनए भरकर एक बंदूक से गोली छोड़ेंगे, पादप कोशिका के केंद्रक में सीधे वो घुस जाएगी। इस तरीके से बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड से हम पादप कोशिकाओं में आरडीएनए घुसा सकते हैं। ओके माधुरी, अरे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की तो बहुत सारी क्लासेस पढ़ी है, ठीक है। चलो मैं कम्युनिटी पे लिंक डाल दूंगी। अब देखो, सबसे अंतिम में हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पीसीआर का सिंपल सा मतलब है कि लैब के अंदर डीएनए को मॉडिफाई कर दो और इतनी ज्यादा कॉपी बना दो कि किसी जीव की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम डीएनए अणु के खास भाग को एम्पलीफाई करते हैं, सुधारते हैं और बहुते ज्यादा डीएनए की कॉपी लैब में बना सकते हैं। ये एक प्रकार का सीधा प्रयोग है जिसे हम एकदम जीन श्रृंखला की क्लोनिंग या कॉपी बना सकते हैं। अगेन कैरी मुलिस ने इसको 1983 में विकसित किया था। 3 चीजें हम करते हैं पीसीआर में, 3 चरण हैं। प्रथम चरण में हमें पता है कि हमारे डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। हम इन दोनों स्ट्रैंड को हाई टेम्परेचर पर अलग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही डीएनए हाई टेम्परेचर पर अलग होगा, हम उस डीएनए के स्ट्रैंड को ठंडा करेंगे और फिर उसमें जोड़ देते हैं प्राइमर। और सबसे लास्ट वाले स्टेप में हम डीएनए की कॉपी बनाते हैं जिसमें हम यूज करते हैं टैक पॉलीमरेज एंजाइम। और इस तरीके से हमारी डीएनए की कॉपी बन जाती है। ध्यान से देखो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, टेम्परेचर दिया, डीएनए अलग अलग भागों में विभक्त हो गया, प्रक्रिया को निष्क्रियण कहा गया। फिर डीएनए को ठंडा किया, प्राइमर जोड़ दिया, तापानुशीलन कहा गया। फिर एक एंजाइम लेकर आए टैक पॉलीमरेज, डीएनए की कॉपी बनाने लगे। ये पूरी प्रक्रिया क्या कही जाती है? अरे गुड इवनिंग आनंद, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया क्या कही जाती है? पीसीआर। अब देखो, अब हमने सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ ली, ठीक है। हाँ, ये प्री बोर्ड में आया था माधुरी, आया था प्री बोर्ड में, ठीक है। हमने सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशन। फटाफट एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, यानी हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। आ जाओ एप्लीकेशन पढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का मतलब है हमें पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी कहां कहां यूज होती है, ठीक। तो चिकित्सा फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, एनर्जी बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, दवाइयां बनाने में यूज कर रहे हैं, जैविक उत्पाद या जैविक पदार्थ बनाने में यूज कर रहे हैं, और तो और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसमें हम प्लांट्स भी नए नए बना रहे हैं और एनिमल्स भी नए नए बना रहे हैं। तो ये पूरा हमारा किसके बारे में बताया जा रहा है? बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस। अगर देखा जाए तो पुराने बहुत वर्षों से हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि दूध से दही हम बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं। ये भी एक प्रकार का बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन
दूध से दही बनाना हमारा प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन अब हमने जो बायोटेक्नोलॉजी यूज करी है उसमें तो हमने डीएनए में छेड़छाड़ करके अच्छी क्वालिटी का डीएनए बनाकर नए नए ऑर्गेनिज्म बना दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हर फील्ड में देखते आ रहे हैं। अब देखो कौन कौन से ऐसे अनुसंधान क्षेत्र हैं जहां पर बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत मदद है। जैविक दवाइयां और मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत यूज है। ऊर्जा निर्माण भी हम करवा रहे हैं, बायोफ्यूल वगैरह बनवा रहे हैं, इसमें भी बहुत यूज है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी यानी नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके अच्छी पैदावार प्राप्त कर रहे हैं, इसमें भी यूज है। एंड लास्टली पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी यानी हम कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं जो हमारी पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रख रही है। ये सब के सब बायोटेक्नोलॉजी के अनुसंधान क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर हम कृषि क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, किसमें? कृषि क्षेत्र में, फार्मिंग इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो फार्मिंग इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात कि ऐसा नहीं है बायोटेक्नोलॉजी में आप केमिकल्स का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम केमिकल का यूज कर सकते हैं, लेकिन केमिकल का यूज करने से हमारी प्रोडक्टिविटी एक समय के बाद बढ़ेगी, फिर कुछ समय के बाद नीचे गिरती चली जाएगी, क्योंकि केमिकल्स हमारे फसलों को खराब करने लग जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसी कृषि भी हम कर सकते हैं जिसमें हम रसायन का यूज करें। जैसे मान लो हम कोई कृषि कर रहे हैं और उस कृषि में हमने रसायन का यूज किया। ठीक है, रसायन का मतलब हमने यहाँ पर यूज कर लिया कीटनाशक भी, ताकि हमारा जो फसल है वो सुरक्षित रहे, और हमने रासायनिक उर्वरक भी यूज कर लिया जिससे अच्छी क्वालिटी के फसल मिल पाए, मिट्टी हमारी अच्छी हो जाए। कुछ समय तक तो ये जो रसायन है ये हमारी कृषि की पैदावार बढ़ाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जब हम इसका यूज करेंगे तो ये जो रसायन है ये प्रदूषण भी फैलाने लगेंगे और हमारे पर्यावरण के लिए सही नहीं होंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम रसायन का यूज करके तो खेती कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा सोर्स बताओ कि हमें रसायन का यूज ना करना पड़े, पैदावार भी अच्छी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कार्बनिक खेती करनी होगी। ठीक है, यानी हमें रसायन के अलावा या रसायन को छोड़कर पूरे के पूरे सिर्फ कार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग करके खेती करनी होगी, तब जा करके हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। तो हम इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमने कहा भाई रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का हमें प्रयोग नहीं करना है, लेकिन हमें किसका यूज करना है? जैसे प्राकृतिक संसाधन का। ऐसी खेती कार्बनिक खेती कही जाती है, जैसे कि हम गोबर की खाद वगैरह यूज करें, केमिकल्स यूज ना करें। लेकिन इससे एक दिक्कत है। इससे दिक्कत यह है कि अगर हमारी फसल को कोई रोग लग गया तो कार्बनिक खेती से रोग हम मिटा नहीं सकते, हमें केमिकल्स छिड़कने ही पड़ेंगे, या फिर कार्बनिक खेती जो होगी वो हमारी फसलों को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं देगी। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिक ने कहा अब एक बेहतर उपाय है हमारे लिए, हम ऐसी फसल लगाएंगे अपने मिट्टी में कि हर चीज का निवारण उसके पास होगा। यानी सूखा, कोई आपदा, कीट का आक्रमण, बहुत ज्यादा गर्मी, ये सब कुछ झेल सकता है। ठीक है, यानी कि
आजकल वो ऐड आता है ना, एक ऐसा पेंट लगा दो अपनी दीवार पर कि हमारा जो मकान है हमेशा चमकता ही रहे, उस पर धूल भी नहीं टिकेगी, पानी भी नहीं टिकेगा, सीलन भी नहीं लगेगी, गर्मी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठंडी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमेशा चमकता रहेगा और उससे हमारे मकान की क्वालिटी भी खराब नहीं होगी। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हम अब ऐसा बीज बनाएंगे कि कुछ भी हो जाए हमारा बीज खराब नहीं होगा, वैल्यू उतनी ही होगी और कम से कम रिसोर्स में हम अच्छा पैदावार बढ़ा सकते हैं। जैसे कि वैज्ञानिकों ने कहा हम जीन इंजीनियरिंग का उपयोग करेंगे ताकि हम ऐसा बीज बनाएं जिससे उत्पादन बहुत ज्यादा हो, जल्दी बीमार ना पड़े हमारे फसल, सूखा, बाढ़, ठंड इन सब से बच पाए। ठीक, यानी ऐसा न हो कि पानी की कमी हुई फसल खराब हो गया, थोड़ा सा कीटों का आक्रमण हुआ फसल खराब हो गया, थोड़ा सा पानी ज्यादा हुआ फसल खराब हो गया, नहीं, इन सब से रेजिस्टेंस क्रॉप बनाना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो इन सभी चीजों को अगर देखें तो एक तकनीकी हमने पढ़ी है ऊतक संवर्धन, जो कि सबसे शुरुआती चैप्टर में है, अब वो चैप्टर रिड्यूस हो गया है हमारे सिलेबस से। ठीक है, कह रहे ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर की बात करें तो पौधों को छोटे छोटे हिस्सों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, हमने बोला हमने ले लिया कोई प्लांट, प्लांट का हम सबसे छोटा टुकड़ा लेंगे, उस छोटे टुकड़े को हम एक्स प्लांट कहते हैं। इस एक्स प्लांट को हम सीधे लैब में ले जाएंगे, लैब में हम इस एक्स प्लांट जो है इसको पोषण माध्यम देंगे और साथ ही साथ हम इसको वृद्धि हार्मोन भी उपलब्ध कराएंगे। अब ये जो प्लांट है छोटे छोटे पादप में बदल जाएगा। अब इस छोटे पादप को फिर हम खेत में लगा देंगे और इस तरीके से लैब के अंदर अपनी मर्जी के हिसाब का हम प्लांट बना सकते हैं। दिस इज एक्स प्लांट। ठीक है, अरे भाई विशाल कुमार कानपुर पढ़ सकते हैं ना, बहुत कितना लिखा ही हुआ है, पूछता है फिर भी। अब देखो वैज्ञानिकों ने बनाया अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल, जिसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है, ये ऐसी प्रकार की फसल होती हैं जिसके अंदर एक से अधिक जीनों की शक्ति होती है और इस तरीके की फसल में हमने बीटी कपास, गोल्डन राइस, ये सारी फसलें उगाई हैं। अगर हम गोल्डन राइस की बात करें तो गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा होता है विटामिन ए, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगेन कह रहा है ये ऐसे फसल होते हैं जो वृद्धि में अच्छे, सूखे में सहनशीलता और कीटों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं, यानी कीटों से लड़ने के लिए एकदम खड़े रहेंगे। ठीक है, इन फसलों का उपयोग खाद्य उत्पादन में किया जा सकता है और ये हमारे न पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे न हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ये इतने अच्छे हैं। ठीक है, इसमें से एक फसल हम निकाल कर ले आए हैं जिसको हम कह रहे हैं बीटी फसल। ठीक, ये जो बीटी फसल है ये एक जीवाणु बीटी फसल जो है ये एक प्रकार के बैक्टीरिया से बनाया गया है। एक प्रकार का बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएन्सिस। ठीक, इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन और ये प्रोटीन कीटों को मारता है। अब सुनो, हमने कहा हम बना रहे हैं कपास का पौधा और इस कपास के पौधे पर कीट आक्रमण करके कपास का पौधा खराब कर रहा है। हमने कहा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बीटी,
यानी बैसिलस थुरिनजेनिसिस। इस बीटी बैक्टीरिया के पास एक प्रकार का प्रोटीन है जो बहुत ही जहरीला है। उस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। ठीक, ये जो क्राई प्रोटीन है, जैसे ही कीट इस क्राई प्रोटीन को टच करेंगे, कीट जो होते हैं वो फट जाते हैं, यानी कीट मर जाएंगे। ऐसा कैसे होगा, क्या मैकेनिज्म है? ठीक है, अब देखो, हमने कहा भैया बीटी बैक्टीरिया है, हमने उसके अंदर से एक जहरीला प्रोटीन निकाला जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, यानी ऐसा जहर है जो बैक्टीरिया के अंदर जहरीला नहीं है, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसको खाता है उसके शरीर के अंदर जहर फैल जाता है। ठीक है, तो कह रहा है बीटी बैक्टीरिया में क्राई प्रोटीन जहरीला नहीं है, निष्क्रिय है, लेकिन जैसे ही कीट इसको खाते हैं ये एक्टिव हो जाता है। सवाल पूछता है कीटों के पास ऐसा क्या चीज है कि पेट में ही इनके घुसते ही जहर एक्टिव हो जाएगा और कीट मर जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, हमने कहा भैया कीट जैसे ही क्राई प्रोटीन को खाएंगे, कीट जैसे ही क्राई प्रोटीन को खाएंगे, ठीक है, मान लो कीट ने क्राई प्रोटीन खा लिया, तो कीट की आंत में क्राई प्रोटीन जाता है और आंत में इनको मिलता है क्षारीय माध्यम। ठीक है, जैसे ही क्राई प्रोटीन को कीट की आंत में क्षारीय माध्यम मिलेगा, भैया क्राई प्रोटीन एक्टिव, और एक्टिव होकर के ये कीट की आंत को फाड़ देता है। अब आंत का क्या फाड़ेगा? सेल। ठीक है, ये जो क्राई प्रोटीन का प्रभाव है, देखो कह रहा है जैसे ही सक्रिय प्रोटीन कीट की आंत में घुसता है, आंत की कोशिकाओं पर छेद बनाने लगता है, जिससे इसकी कोशिकाएं फट जाती हैं और कीट की मृत्यु हो जाती है। आई बात समझ में? यस, अरे बोलो बोलो बोलो, हाँ ना। अब देखो, बीटी फसलों के उदाहरण कौन कौन से हैं? बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी आलू, बीटी टमाटर इत्यादि। ठीक है, ये फसलें रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता खत्म कर दी, यानी बाहर से आपको कीटों को मारने के लिए केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। अगर कीट ने टच भी कर दिया कपास का कोई पत्ता भी, तो उनके शरीर में क्राई प्रोटीन जाकर तहलका मचा देगा। ठीक है, ये याद रखना, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि बीटी फसलों में बीटी कपास, बीटी आलू, बीटी टमाटर और बीटी मक्का शामिल है। रासायनिक उर्वरक हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बीटी कॉटन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अभी तक हम कपास की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे तंबाकू की। ऐसे ही तंबाकू पर भी कुछ ऐसे कीड़े लग जाते थे जिससे तंबाकू नष्ट हो जाता था। ठीक है, तो एक प्रकार का कीड़ा है जिसका नाम है मेलेडोजाइना इनकॉग्निटा। ठीक, ये तंबाकू की जड़ पर जाकर के आक्रमण करते थे और तंबाकू की पैदावार पूरी नष्ट कर देते थे, जिससे खेती खराब हो जाती थी तंबाकू की। ठीक है, इन प्रजातियों से निपटने के लिए नई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया और इसे हमने RNAi नाम दिया, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं चिकित्सा में, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि चिकित्सा में, अभी तक तो प्लांट्स के फील्ड में देख रहे थे, कृषि में देख रहे थे, अब हम चिकित्सा के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या महत्व है वो देखेंगे। ठीक है, अब सुनो, आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इससे हमने बहुत सारी दवाइयाँ बनाई हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करती है और हमें कम खतरे में डालती है।
ठीक है। अभी तक करीब 3 पुनर्योगस दवाइयां पूरी दुनिया में बनाई जा चुकी हैं और इंडिया में देखी जाए तो इंडिया में हम भारत के अंदर 12 दवाइयों का आज यूज कर रहे हैं और हम बहुत सक्सेसफुल हैं। ठीक है। अब एक और चीज है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से ऐसा हमने क्या किया, ऐसा क्या बनाया। ठीक है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी की अगर बात करो तो सबसे पहली बात यह है कि हमें पता है हमारे देश में डायबिटीज लोगों की संख्या या डायबिटीज रोग बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत ज्यादा रोगी हैं हमारे देश में डायबिटीज के, यानी शुगर पेशेंट। ठीक। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो डायबिटीज रोग होता है उसमें रोगी इंजेक्शन लगवाता है, कोई दवाई नहीं खाता। ठीक। और इंजेक्शन क्यों लगवाता है? ताकि वो इंसुलिन को अपने ब्लड में सीधे डाल दे ताकि उसके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहे। क्या होता है, देखो होता ये है कि एक हार्मोन है इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन का काम है कि हमारा जो ब्लड है उसमें जो शुगर लेवल है यानी शुगर की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करना। ठीक है। लेकिन जो डायबिटीज रोग होता है उस रोग में रोगी में ये जो इंसुलिन है यही सही से नहीं बनता। ठीक है। अब ये सही से नहीं बनेगा तो रोगी को इसको बाहर से देना पड़ेगा और ये इंसुलिन हम बाहर से कहां से लेकर आते हैं? गाय और सूअर से। अब भाई इनके शरीर का इंसुलिन निकालकर मानव के शरीर में इंजेक्शन के रूप में घुसाया जाता है, लेकिन ये तो जानवर हैं और हम हैं इंसान। जानवरों का इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर एलर्जी पैदा कर देता है, बहुत सारी एलर्जी लोगों में हो जाती है। कुछ ऐसा उपाय बताना पड़ेगा कि इन जानवरों की भी मौत ना हो भैया, इनको भी बचा लो, इनकी भी जिंदगी ना लो और हमें कोई रिएक्शन भी ना हो और इंसुलिन भी मिल जाए। इस तकनीकी को अब हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू समझेंगे। ठीक। अब एक और चीज कही जा रही है, एक और चीज कही जा रही है कि जानवरों से प्राप्त इंसुलिन प्रभावी तो है, ऐसा नहीं है कि बेकार है, सही है, लेकिन वो मानवों में एलर्जी बहुत फैला रही है और जानवर जैसे सूअर और गाय से हम इंसुलिन निकाल रहे हैं और लोगों में लगवा रहे हैं, जिससे उन जानवरों को भी तकलीफ हो रही है। ऑल्सो कुछ ऐसा हमें बता दो, कोई ऐसा सूक्ष्म जीव हमें बता दो कि उसके शरीर में हम इंसुलिन बना लें और उस इंसुलिन को फिर हम इंजेक्शन के रूप में अपने शरीर में लगवा लें ताकि हमारा ही इंसुलिन हमें ही मिल जाए, कोई एलर्जी ना हो, ना जानवर को तकलीफ हो ना हमें एलर्जी हो। ठीक है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर कोई जीवाणु जैसे इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर हम इंसुलिन बना दें तो बहुत आसान हो जाएगी ये प्रक्रिया। ठीक है। अब इंसुलिन के जीन को हम विकसित कर सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि हम यही तो सीख रहे हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम डीएनए ही तो नया नया बना रहे हैं, तो क्या हम ये वाला डीएनए नहीं बना सकते जो इंसुलिन के लिए हो? ठीक है। तो कह रहा है कि एक और चीज कि काहे आप इंजेक्शन ही लगवा रहे हो, दवाई खा लो ना, टैबलेट भी तो खा सकते हो। क्यों डायबिटीज रोग में लोग इंजेक्शन ही लगवाते हैं? वो इस वजह से कि अगर आपने दवाई के रूप में इंसुलिन खाया तो हमारे पेट में आहार नाल के अंदर इंसुलिन पच जाएगा और ब्लड को इंसुलिन नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से हम उनको डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू अपने ब्लड में डाल देते हैं ताकि उनका पाचन ना हो सके। ठीक है। ओके। अब किया क्या गया, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब सुनो,
अगर हम इंसुलिन की बात करें तो हमें यहां पर 3 चेन दिख रही है इंसुलिन में। कौन कौन सी? ए, बी, सी, 3 चेन दिख रही है इंसुलिन की। चलो रेड कलर नहीं दिख रहा है, येलो से दिख देते हैं, ठीक है। यहां पर हमें कितनी चेन दिख रही है? 3 चेन। कौन कौन सी? ए, बी, सी, ठीक है। ये कैसा इंसुलिन है? प्राक इंसुलिन है, अभी एक्टिव नहीं है ये, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो ग्रे वाली है, ये ग्रे वाली जो चेन है, यहां से यहां तक, ये ग्रे वाली चेन दिख रही है, यहां से यहां तक। चलो ये वाला निशान बना देती हूं, ठीक। ये जो ग्रे वाला चेन हमें दिख रहा है, ये है सी चेन, ठीक है। फिर हमें जो ये नीले वाला चेन दिख रहा है, ये वाला, यानी यहां से यहां तक, ये वाली जो चेन है हमारी, ये है ए चेन। और ये ग्रीन वाला जो चेन दिख रहा है, यहां से यहां तक, इसे हम कहते हैं बी चेन, ठीक है। समझ आई? समझ आई? कहां से कहां तक क्या क्या बना हुआ है? जो ग्रे वाला है वो सी चेन है, जो ब्लू वाला है वो ए चेन है, और जो हरे वाला है वो बी चेन है। अब देखो, ये तीनों के तीनों चेन क्या है? ये तीनों के तीनों चेन हमारे पेप्टाइड्स हैं, यानी ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं। ये वाला जो इंसुलिन है, यहां से यहां तक, अभी ये इंसुलिन एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इस वाले चेन को काट कर निकाल देंगे और हमारे पास सिर्फ 2 चेन रह जाएंगे। देखो, ये ए चेन, ये बी चेन। जब 2 चेन रह जाएंगे तब ये हमारा इंसुलिन कहलाएगा। और यहां पर हमने सी पेप्टाइड को स्वतंत्र कर दिया है, काट कर निकाल दिया है, ठीक। अब एक और सवाल पूछता है कि एक परिपक्व इंसुलिन में कितने चेन होते हैं? तो आप लिखोगे, एक परिपक्व इंसुलिन की अगर हम बात करें तो उसमें होते हैं 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। कौन कौन से? पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी। लेकिन एक और चीज बोलता है, ये ए और बी चेन आपस में किस बंध से जुड़े हुए हैं? तो आप कहोगे ए चेन और बी चेन आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ए चेन और बी चेन आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़ा हुआ है, ठीक। ए चेन और बी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ओके है। चलो, ये है हमारे असली इंसुलिन की संरचना। कह रहा है इंसुलिन 2 छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, ए और बी, जो आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। ध्यान से देखो, ये है ए चेन, ये है बी चेन, ये आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई हैं। ये है हमारी इंसुलिन की संरचना। अब कह रहा है आरडीएनए तकनीक के द्वारा हमने जो इंसुलिन बनाया, इस इंसुलिन को सबसे पहले 1983 में एली लिली नाम की अमेरिकी कंपनी ने बनाया था, और इसके लिए इन्होंने 2 डीएनए अनुक्रम तैयार किए। किसके अंदर? मानव श्रृंखला इंसुलिन ए और श्रृंखला बी। इन दोनों को इन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर उगाया। फिर इन दोनों को अलग अलग निर्मित करके ए और बी श्रृंखला को निकालकर डाइसल्फाइड बंध से जोड़ दिया, और हमें क्या मिल गया? मानव इंसुलिन। मानव इंसुलिन क्या मिला? मानव इंसुलिन। इस मानव इंसुलिन को हम बोलते हैं ह्यूमुलिन, ठीक।
यानी ए चेन को अलग बैक्टीरिया में उगाओ, बी चेन को अलग बैक्टीरिया में उगाओ, उन दोनों चेन को उगाने के बाद बाहर निकालो, ए और बी चेन को डाइसल्फाइड बंध से जोड़ दो, मानव इंसुलिन बन गया। ठीक है, ओके। अब देखो, अब सबसे लास्ट पॉइंट है हमारी जीन चिकित्सा। ठीक है, यानी हमने जीन चिकित्सा में एक ऐसी पद्धति देखी है जिसमें अगर किसी भ्रूण के जीन में कोई गलती है तो उसको सुधारा जा सकता है। ये चिकित्सा 1990 में हमने 4 साल की एक लड़की में एडीए डेफिशिएंसी को सही करने के लिए करी थी। ये जो एडीए है ये बनता है लिम्फोसाइट में। ठीक है, और इसकी वजह से हमारी प्रतिरक्षा जो होगी उस पर असर पड़ता है। तो अगर किसी में एडीए की कमी हो गई तो उसका इम्यून सिस्टम एकदम कमजोर है। ठीक है, तो एडीए की कमी को दूर करने के लिए जीन में चेंजेस करके इस लड़की को बचाया गया था। ये पहली जीन चिकित्सा तकनीकी है। तो एडीए क्या है भैया? एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक होता है, और इसकी कमी से शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के जरिए भी इसको सही किया जा सकता है। तो ये हमारा ऑल ओवर पादपों में और जंतुओं में किस तरीके से हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया है, यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया है, उसकी बात। एक छोटा सा पॉइंट बचा है हमारा कि आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है। यानी पहले हम रोगों को आसानी से पकड़ नहीं पाते थे, उनका परीक्षण नहीं कर पाते थे, हमें पता ही नहीं लगता था कि ये रोग है। लेकिन आणविक डायग्नोसिस मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हमने जांच करनी शुरू करी तो बड़े बड़े रोग को शुरुआत के चरण में ही हम पकड़ लेते हैं और उनका इलाज करके रोगियों को सही कर लेते हैं। ठीक है, माधुरी सिंह, क्या बात है भाई, हैं? क्या बात है भैया जी, बताओ दीदी, माधुरी दीदी बताइए। माधुरी दीदी बोलिए ना। हैं? चलो अब देखो, हमने कहा आणविक निदान रोगों की प्रारंभिक पहचान के लिए बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला कि आसानी से रोगों को हम नहीं पकड़ पाते थे, उनका परीक्षण नहीं हो पाता था, पता ही नहीं लग पाता था कि लोगों को कोई बीमारी है। जैसे कैंसर ही लोग लास्ट स्टेज में पता चल पाते थे, तब तक काम तमाम हो जाता था। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर उसकी पहचान करना शुरू कर दें, ठीक है, तो हम आसानी से रोगों को पहले ही पहचान लेंगे, और जब हम किसी चीज को पहले पहचान लेंगे तो हम सटीक और प्रभावी तरीके से उनका उपचार भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड प्रबल। ठीक है, हमने कहा जैसे पीसीआर और एलिजा दो ऐसी तकनीकी है जिसके जरिए हम भयंकर से भयंकर रोगों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एड्स और कैंसर। ठीक है, कह रहे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा हम डीएनए की कम मात्रा को ध्यान में रखकर उसको पहचान सकते हैं, और ऑल्सो हम इसमें रोग जनकों का भी पता लगा सकते हैं। जैसे अगर किसी को एचआईवी है या कैंसर है तो हम पता लगा सकते हैं। कहने का मतलब, जब हम डीएनए की कॉपी कर रहे होंगे तो छोटे से सीक्वेंस की जांच करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कैंसर है या एड्स है। ठीक है, और ये अगर हमने पता लगाया तो हमें 100% सही रिजल्ट ही मिलेगा। लास्ट में एलाइजा एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम आसानी से एड्स और कैंसर पता लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ गाइस लास्ट में ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ना है, यानी कि हमने भैया बनाया है कुछ क्लोन, उन क्लोन के बारे में पढ़ना है। यानी ऐसे जंतु जिनके डीएनए में हम कुछ बाहर से नया जीन डाल दें और एक नया लक्षण वाला जंतु बना दें, इन्हें हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल।
अब ट्रांसजेनिक एनिमल के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि हम उनका बहुत सारे कामों में यूज कर सकते हैं, उन पे दवाई का परीक्षण कर सकते हैं, उनके अंदर कुछ नया डेवलप करके देख सकते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी सही है या नहीं सही। ठीक है, ओके। लास्ट में अब हम चोरों की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई नया एक्सपेरिमेंट करा है, जैसे एक मैं वैज्ञानिक हूं, मैंने किसी चीज की खोज करी और उस खोज को मैंने कह दिया कि भैया ये मैंने बनाया है, लेकिन मेरी मर्जी के बिना अगर उस खोज का दुरुपयोग हो या कोई और मेरी खोज का यूज करे, मेरे नाम का यूज करे, तो हम कहेंगे वो बायोलॉजी की दुनिया में चोर है। ठीक है, तो ऐसी चीजों से बचने के लिए जब भी कोई नया आविष्कारक कोई नई चीज खोजता है तो कानून उसको अधिकार देती है, तब जब वो खुद जाकर कानून से अधिकार मांगेगा। इसे बायो पेटेंट कहते हैं। ठीक है, हमने कहा बायो पेटेंट एक कानूनी अधिकार है, सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसमें जो पेटेंट लेने वाले आविष्कारक होते हैं उनका ये प्रक्रिया होता है कि भैया आप या तो अपनी मर्जी से, अगर मैं चाहूं तो बेच दूं, मैं चाहूं तो आपको कह दूं आप भी यूज करो, मैं चाहूं तो किताब में यूज करने के लिए दे दूं, यानी मेरी मर्जी के बिना ही कोई काम हो पाएगा। अगेन, बायो पेटेंट आमतौर पर उन नए वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने कोई नई खोज करी है विज्ञान को लेकर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अमर ही कर देंगे उसको। बायो पेटेंट एक निश्चित अवधि तक के लिए ही दिया जाता है, उसके बाद दोबारा आपको पेटेंट लेना होगा। ठीक है, तो बायो पेटेंट आविष्कारक एक निश्चित अवधि के लिए अपने आविष्कार को सुरक्षा दे देते हैं और फिर अपनी मर्जी से लोगों को उपयोग कराते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन अगर किसी ने बिना किसी पेटेंट धारक की मर्जी के किसी चीज का यूज कर लिया, दुरुपयोग कर लिया, यानी जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का अवैध तरीके से यूज किया, तो इसे हम बायोपायरेसी कहते हैं, यानी बायोलॉजी की भाषा में चोरी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब गाइस खत्म हो गया हमारा पूरा चैप्टर, है ना? खत्म हो गया भाई पूरा चैप्टर। एनी डाउट एवरीवन? हाँ, जैव चोरी, वेरी गुड। ठीक है अनुष्का, बस वही अगली बार से वही होगा। ठीक है, अगली बार से वही होगा, नेक्स्ट क्लास से वही सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस हमारा लास्ट यूनिट बचा है, मंगलवार को वो खत्म कर लेंगे, फिर करेंगे वो। ठीक है, ओके एवरीवन, रेडी? शुरू करें क्लास? यस, ओके। चलो, क्वेश्चन इज मानव इंसुलिन, ध्यान से सुनो, कह रहे मानव इंसुलिन का सी पेप्टाइड कैसा होता है? ठीक, मानव इंसुलिन का सी पेप्टाइड कैसा होता है? परिपक्व इंसुलिन अणु का एक भाग, डाइसल्फाइड सेतुओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी, प्राक इंसुलिन से इंसुलिन में परिपक्वन के दौरान निष्कासित किया गया, या जैविक क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी। पोल स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चलो चलो बताओ। ओके सौरभ बिहारी, बाय बाय, दोबारा आना भी मत। चलिए, मानव इंसुलिन का सी पेप्टाइड होता है, देखते हैं भैया पोल हमारा क्या आंसर लेता है। हमारे बच्चे तो बड़ा बढ़िया बढ़िया जवाब दे रहे हैं। ओके, तो 92.3% बच्चों ने बोला है कि प्राक इंसुलिन से जब हम सी पेप्टाइड निष्कासित कर दे। रुद्र विशाल मौर्य, माधुरी, अनुष्का, ऋतिक, शशि, गुड़िया, अनु, नव्या, प्रवल, संजना, कार्तिक एंड निशा। गुड जी। अगला क्वेश्चन कह रहा रेट्रोवायरस से संबंधित सही विकल्प चुनिए।
रेट्रोवायरस से संबंधित सही विकल्प कह रहा है संक्रमण के दौरान डीएनए का संश्लेषण करने वाला आरएनए वायरस, संक्रमण के दौरान आरएनए का संश्लेषण करने वाला डीएनए वायरस, एक एसएसडीएनए वायरस या एक डीएसडीएनए वायरस। रेट्रोवायरस क्या है? चलो गाइस, रेट्रोवायरस, चलो रेट्रोवायरस क्या है? ए बी सी डी के फॉर्म में आंसर देंगे। रेट्रोवायरस इज ओके, मैक्सिमम नहीं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग एक ने तो डी भी बोला है, एक ने बी बोल दिया भाई। रेट्रोवायरस की अगर हम बात करें गाइस, तो रेट्रोवायरस जो होते हैं ये हमेशा आरएनए वायरस होते हैं, ठीक है, जैसे कि एचआईवी। इसके अंदर शक्ति होता है कि ये डीएनए का संश्लेषण करने वाले आरएनए वायरस हैं, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। हम में से किसी बच्चे ने ए जवाब नहीं, अभी ए देना शुरू किया। जब हमारा पोल एंड हो गया तो बच्चों ने ए जवाब देना शुरू किया है। ये तो फेयर नहीं है गाइस, ये फेयर नहीं है, ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन, शरीर में एडीए का उत्पादन स्थल कहाँ है? शरीर में एडीए का उत्पादन स्थल कहाँ है? एडीए कहाँ पर बनता है शरीर में, ये भी बताए क्लास में। मतलब अगर आप लोगों को 1 घंटे में मैंने 2 चैप्टर बहुत अच्छे से बता दिया, उसके बाद भी बच्चों का गलत हो रहा है, फिर तो दिक्कत है भाई, ठीक है, ओके। शरीर में एडीए का उत्पादन स्थल होता है। चलो कुछ लोग बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बी और सी, मैक्सिमम ऑप्शन बी बोला जा रहा है, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। यार ये पोल मुझे लग रहा है गलत जवाब दे रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपके ऑप्शंस देख रही हूँ गाइस, इस पोल में तो नौटंकी है। ए हटा इसको पोल भाई, पोल नहीं करेंगे एवरीवन, ये फिर ये बहुत गलत है, ठीक है। चलो मैं ऐसे देख लेती हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मेरे को लग रहा है 95% बच्चों ने लिम्फोसाइट का है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस थुरिनजेनिएसिस के जीव विष की क्रियाशीलता का प्रेरक क्या है? बैसिलस थुरिनजेनिएसिस, यस, पोल खराब है आज, छोड़ो पोल को, छोड़ो, आंसर दो। यस गाइस, पोल एकदम लो गया है बिल्कुल लो गया है। चलो, बैसिलस थुरिनजेनिएसिस के जीव विष की क्रियाशीलता का प्रेरक है। चलो भाई आंसर दे दो। चलो इसमें मैं देख रही हूँ सी और डी, अच्छा कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं। निष्ठा, सानिया, ब्रांडेड हीरो ने चलो सी बोला है, डाकू मंगल सी, माधुरी ने ए बोला है। बैसिलस थुरिनजेनिएसिस के जीव विष की क्रियाशीलता का प्रेरक है आहार नाल का क्षारीय पीएच, बताया था ना, आंत का क्षारीय पीएच। वेरी गुड आकाश, डाकू मंगल, रोहित, निषाद, नव्या, ब्रांडेड हीरो, माधुरी नहीं, गलत है, राज, वेरी गुड। ह्यूमुलिन क्या है? ह्यूमुलिन क्या है? चलो भाई ह्यूमुलिन बताओ प्रबल, कार्तिक, ब्रांडेड हीरो, ऋतिक, आकाश, नव्या, आफान, डाकू मंगल, अनुराग, रुद्र, कार्तिक तुम सिर्फ तब से हंसी रहे हो सिर्फ, अनुष्का, गुड़िया, नव्या, मैं देख रही हूं सबका आंसर। सी ने दिया, सी सब दे रहे हैं भाई। प्रबल ने डी दिया है, डाकू मंगल, प्रबल, रुद्र, विशाल, अनु, अनुष्का, अरे वाह वाह, वेरी गुड। मानव इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? चलो बोलो भाई, इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? चलो एवरीवन फटाफट, कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? प्रबल, डाकू मंगल ने बी बोला है, प्रबल ए, रोहित निषाद इज बी। मानव इंसुलिन
2, याद है ना, A डाइसल्फाइड बंध और B, ठीक है, ओके। ये गलत हो रहा है बहुत बच्चों का भाई, बहुत गलत हो रहा है। डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को काटने का उत्प्रेरक एंजाइम कौन सा है? ऐसा एंजाइम जो डीएनए को किनारे से काटता है, क्या होगा? 4 ऑप्शन है हमारे पास, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज या हाइंड 2। करेक्ट आंसर, चलो अनुष्का, माधुरी सिंह, राजेश कुमार, अनुज प्रजापति, नव्या कुशवाहा, प्रबल, कार्तिक, डाकू मंगल सिंह, ब्रांडेड हीरो, आदित्य। चलो भाई, एक्सोन्यूक्लियस, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो, निम्न में से कौन सा कथन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सही नहीं है? कौन सा कथन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सही नहीं है? यह एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है, यह एक एंडोन्यूक्लियस है, यह विषाणुओं से निकाला जाता है, यह भिन्न डीएनए अणुओं में समान प्रकार के संलांगी सिरे उत्पन्न करता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस माधुरी, ए है। राजेश कुमार कसौदन, काहे हंस रहे हो भैया? हैं, सिर्फ हंस रहे हो तुम लोग? चलो, निम्न में से कौन सा कथन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए सही नहीं है? रुद्र, माधुरी, अनुष्का, कार्तिक, राजेश, अनुज गलत है, अनुज गलत है। रोहित निषाद, रॉन्ग आंसर। अनुज प्रजापति, रॉन्ग आंसर। रोहित निषाद, रॉन्ग आंसर, ठीक है, गलत जवाब। हमने बोला ये विषाणुओं से पृथक नहीं किया जाता, बल्कि जीवाणुओं से पृथक किया जाता है। बाकी सारे बच्चों का सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मिड का अभिलक्षण नहीं है? कौन सा प्लाज्मिड का लक्षण नहीं है, बताओ। कह रहा स्वतंत्र प्रतिकृतियन, यानी अपनी कॉपी खुद बना सकता है, गोल संरचना, स्थानांतरण हो सकता है और एकल रज्जुक होता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? ये सोच समझकर बताना जवाब, सोच समझकर जवाब देंगे, सोच समझकर। चलो 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 चलो, करेक्ट आंसर। अरे वेरी गुड भाई, लेकिन माधुरी तुम्हारा तो गलत हो गया है, अनुष्का का भी गलत हो गया, रुद्र विशाल भी गलत बता रहे हैं? गलत क्यों बता रहे हो भैया? एकल रज्जु की है, क्योंकि प्लाज्मिड जो होते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है, ओके है। चलो, तो यहां पर हम खत्म करते हैं अपनी क्लास। ये चैप्टर हमारा पूरा ओवर हो चुका है। अब हमारा सबसे अंतिम चैप्टर है, अगली क्लास में सिर्फ PYQs कराऊंगी MCQ के फॉर्म में, ठीक है। कब लगेगी? मंगलवार को, ठीक है, नहीं मंगलवार को नहीं, बुधवार को, ठीक है। मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।